जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हमारे बीपीओ की पंचायती राज की सेकंड क्लास होगी, जिसमें हमने आपको फर्स्ट क्लास लिया था, वो डेमो क्लास के तौर पर हमने डाला था। और डेमो क्या है, आपको पूरा बीपीओ का पंचायती राज व्यवस्था का पूरी क्लास फ्री मिलेगी आपको। लगभग लगभग इसमें आपको 20 से 22 क्लास, 25 मैक्सिमम 25 क्लास हो सकती हैं। आपको एक दिन क्लास मिलेगी, एक दिन नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे हमने बता चुका है कि एक दिन पहले पीडीएफ, पहले हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, उसके बाद पीडीएफ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्लास अपलोड कराते हैं। ठीक, तो पहला क्लास हमने देखा था। तो पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था? पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। ठीक, तो अभी पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले उसको इतिहास कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो हमारा पंचायती राज का इतिहास है, कौन कौन सा ब्रिटिश काल में हो गया और परंपरागत यानी कि प्राचीन काल में, फिर उसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल में क्या आ जाएगा आपका सल्तनत काल में और मुगल पीरियड में। इन सभी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग आएंगे संवैधानिक उपबंध पर। यहाँ से हमारा इसके बाद 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज दूसरा क्लास देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं हम लोग वैदिक काल पर। किस पर आते हैं? सबसे पहले हम लोग आते हैं वैदिक काल पर आते हैं, क्योंकि हमने कल काफी कुछ खत्म कर लिया था, वो भी थोड़ा इंट्रो तौर पर ही था। लेकिन तो वैदिक काल के सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्रशासनिक इकाइयाँ देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रशासनिक इकाइयाँ। प्रशासनिक इकाई कहाँ शुरू होती थी? कुल से। कहाँ से स्टार्ट होती है? कुल से। कुल कुल को क्या कहा जाता था? कुल या कुटुंब कहा जाता था, उसे गृहपति कहा जाता था। कुल को क्या कहा जाता था? गृहपति या कुल। ठीक, फिर ग्राम को क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। विश्व को विश्वपति कहा जाता था। जन को गोप, और राष्ट्र को राजन। राष्ट्र को राजन। मान लीजिए आज के टाइम पर ये पूरा भारत है, जैसे इंडिया डिवाइड रहता है ना कई पार्टों में। पहले भारत है, फिर स्टेट है, फिर स्टेट के अंदर आपका जिला आते हैं, फिर जिले के अंदर आपका तहसील आती है, तहसील के अंदर आपका ब्लॉक आता है, फिर ब्लॉक के अंदर आपका ग्राम पंचायत आता है। उस तरह पहले भी डिवाइड होता था। ठीक, तो ये आपका डिवाइडेशन दिया गया है। क्या है? कुल। कुल क्या होता था? सबसे निचले स्तर के। तो उसके बाद आपका ग्राम, फिर विश्व, फिर राष्ट्र। उसके बाद क्या है? जो प्राचीन काल में, कहाँ पर? प्राचीन काल में नगरों को क्या कहा जाता था? पुर कहा जाता था। प्राचीन काल में नगरों को क्या कहा जाता था? पुर कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? पुर। और जो पुर का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? नागरिक कहलाता था। क्या कहलाता था? नागरिक कहलाता था। तो क्या कहलाता था? नागरिक। ठीक, अगर बात की जाए अब इस टाइम पर, किसमें? वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो स्थानीय निकाय होते थे, क्या? वैदिक काल में आपका स्थानीय निकाय होते थे, वो केंद्रीय नियंत्रण से पूरी तरह से क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे, अर्थात मुक्त होते थे। तो केंद्रीय नियंत्रण से क्या हो? पूरी तरह से फ्री होते थे। और ये आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट कब से होता है आपका मेनली? तो आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद अब क्या वैदिक पीरियड मान लिया जाता है, और ये लगभग आपका 600 ईसा पूर्व तक आपका चलता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इस पर महाजनपद काल पर, क्योंकि ज्यादा नहीं, जो जो दिया है वही केवल पढ़ रहे हैं। महाजनपद काल में आपको मेनली दो आएंगे, कौन कौन से? उस टाइम पर महाजन टाइम में बौद्धिज्म भी था और जैन भी था। ठीक, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि जो हमको स्थानीय निकाय की जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ में कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमको अंगुत्तरा निकाय से और महावस्तु से मिलती है। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से और महावस्तु से मिलती है। और जैन धर्म की बात की जाए तो मिलती है हमको भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक, आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बौद्ध ग्रंथ है जिससे आपको स्थानीय निकाय के बारे में
कुछ चीजें पता चलती हैं वो कौन सा ग्रंथ है। क्या होता है कि महावस्तु, या जो आपका एग्जाम आंसर में दिया होगा अंगुत्तर निकाय या महावस्तु। ठीक, अब महाजनपद काल में ही आपका गणतंत्र शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ थी, तो वो देख लेते हैं हम लोग। किस टाइम पर? महाजनपद काल में। किस टाइम की बात करें हम लोग? महाजनपद काल की। ठीक है, महाजनपद का पहली बात तो गणतंत्र व्यवस्था यानी कि महाजनपद टाइम पर थी, ये बात तो कंफर्म हो गई। और उसके साथ महाजनपद का जो मुखिया होता था वो वहां की जनता द्वारा चुना जाता था, वहां की जनता द्वारा किया जाता था, निर्वाचित होता था, इलेक्ट होता था। कब की बात कर रहे हैं? महाजनपद टाइम के। और जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ का थी, यानी रिपब्लिक व्यवस्था कहाँ का थी? तो रिपब्लिक व्यवस्था आपके वज्जी में थी, कुरु में थी, मल्ल में थी, कंबोज एंड पंचाल। ये 5 आपके महाजनपद टाइम के जो एरिया थे, वज्जी, कुरु, मल्ल, कंबोज, पांचाल, यहाँ पर क्या थी? रिपब्लिक व्यवस्था थी। ठीक, कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जैसे इंडिया क्या है? गणतांत्रिक राज्य है। क्या है? इंडिया गणतंत्र व्यवस्था यहाँ पर है। अब यही अमेरिका की आप बात करेंगे, सॉरी ब्रिटेन के, तो वहां पर एक मोनार्क है, जो हेड होता है वो हायरार्की टाइप पर चुना चला जाता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं मौर्य काल पर। किस पर आते हैं? मौर्य काल। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं? मौर्य काल। तो मौर्य काल में भी आपके स्थानीय स्वशासित स्थान, जो स्वशासनिक, जो स्थानीय स्वशासन थे, क्या थे? स्थानीय स्वशासन थे, वो उस टाइम पाई जाती थी। कब? मौर्य काल में। तो आपका मौर्य पीरियड में भी क्या था? स्थानीय स्वशासन संस्थाएं थे। ठीक, नहीं पाई जाती थी। इसका उल्लेख कहाँ पर मिला है? तो इसका उल्लेख आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मिलता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे क्वेश्चन पहले ये पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र किसका है? ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, चाणक्य जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक, कौटिल्य के द्वारा लिखा जाता है। ये बुक अर्थशास्त्र की नहीं है, ये बुक है पॉलिटिकल साइंस की मेनली। इसका मेन अंतर, इसका मटेरियल है वो आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन नाम इसका क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक, और इसके बाद क्या करें? तो जो इस टाइम में क्या मिलता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वृद्ध जनों के एक काउंसिल होते थे। क्या? ओल्ड लोगों की एक काउंसिल होती थी, परिषद होते थे। वृद्ध जनों के क्या होते थे? काउंसिल होते थे, जिसमें स्वशासनिक मूल्यों को स्थापित करते थे। यहीं पर यही लोग स्वशासनिक मूल्यों को देखरेख करते थे। जो अर्थशास्त्र में स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत, किसका? ग्राम पंचायत एवं गांव के समूह का उल्लेख किया गया। किसका किया गया? ग्राम पंचायत एवं गांव के समूह का उल्लेख किया गया। ठीक है, अब इसमें किस रूप में किया गया है? तो सबसे पहले नीचे आ गया पैसे ग्राम। तो ग्राम क्या कहा जाता था? ग्रामिक। फिर आपको आहार या विषय, क्या? आहार या विषय कहा जाता, उसको क्या बोलते थे? विषयपति या रजुक या युक्त या एग्रोनोमोई। क्या? एग्रोनोमोई कहा जाता था। फिर उसका जाता था मंडल। मंडल क्या होती थी? प्रादेशिक या प्रतिष्ठित होती थे। उसका चक्र, चक्र तो राष्ट्रपाल या कुमार या आर्यपुत्र होता था। ठीक, ये 4 भागों में डिवाइड होती थी। किस टाइम पर? आपका मौर्य काल में। किस टाइम में डिवाइड होता था? 4 काल में। और ये बताई चुके हैं कि स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत एवं गांव के समूह का उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल के। किसके? मौर्योत्तर काल के। तो मौर्योत्तर काल में भी जैसे जैसे मौर्य काल में थी सभी संस्थाएं उपस्थित थी। किस टाइम में? मौर्योत्तर काल में। तो अब सेम टू सेम है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं गुप्ता पीरियड पर। कहाँ पर आ जाते हैं? गुप्ता पीरियड पर। तो गुप्ता पीरियड में भी क्या थी? ये प्रणाली उपस्थित थी, लेकिन उनका क्या है? कुछ नाम में परिवर्तन थे। क्या थे? कुछ नाम चेंजेस थे। ठीक, उनमें नाम क्या क्या चेंज थे? तो सबसे नीचे ग्राम, तो ग्राम था ही, क्या? ग्राम था, लेकिन ग्राम क्या कहते थे? ग्रामपति कहा जाता था।
ग्राम को ग्रामपति कहा जाता था। और जिला या विषय, जो आज के टाइम पे भी जिला है, जिला या विषय, तो उसे क्या कहते थे? विषयपति कहा जाता था, जिला या विषयपति। ठीक। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है गुप्ता पीरियड की, कि इस टाइम में, किस टाइम में? गुप्ता काल में स्त्रियों की भागीदारी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। किसका? स्त्रियों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त काल में स्त्रियां स्थानीय स्वशासन निकाय में भागीदारी थी या नहीं थी? तो क्या बताएंगे आप लोग? नहीं थी, तो कोई साक्षी नहीं तो था ही नहीं। अब बढ़ चलते हैं हम लोग कहाँ पर? मध्यकाल पर। मध्यकाल में सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? सल्तनत काल पर, जो हमारा कब स्टार्ट हुआ? 1206 से स्टार्ट हुआ सल्तनत काल। कब से स्टार्ट हुआ? 1206 से। इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो सल्तनत काल के दौरान सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था, क्योंकि इतना बड़ा प्रांत इंडिया जैसे साम्राज्य दिल्ली से तो अकेले चल नहीं पाएगा, तो उन्होंने क्या किया था? कई प्रांतों में उसको डिवाइड करके रखे थे, विभाजित करके रखे थे। और वहां पर आज के टाइम की बात की जाए तो गवर्नर अपॉइंट करके रखे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? विलायत कहा जाता था। जो विभाजित किए थे उन्हें क्या कहते थे? विलायत कहा जाता था। ठीक। और ग्राम प्रशासन के लिए पूर्ण, जो ग्राम प्रशासन होता था उनके लिए महत्वपूर्ण अधिकारी अपॉइंट किए जाते थे। अधिकारी क्या करते थे? अपॉइंट किए जाते थे। और यहाँ पर क्या किया जाता था? पंचों की सहायता से विवादों का समाधान किया जाता था। यानी 5 लोगों के ग्रुप के या पंचों की सहायता से विवादों का समाधान किया जाता। और जो पंचों की सहायता का लिए अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? चौधरी कहा जाता था। 5 लोगों का समूह होता था, उनमें पांचों क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था। ठीक। और इनमें प्रशासनिक इकाई क्या होते थे? तो प्रशासन होता था। प्रशासन क्या कहा जाता था? मुकद्दम बोला जाता था। राजस्व संग्रह, जिसे क्या बोलते थे? पटवारी, जो कि आज के टाइम पर भी पटवारी है। पटवारी वर्ड यूज किया जाता है आज के टाइम में भी। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है? मुगल काल में। मुगल काल में कौन होते थे अधिकारी? कानून को। कौन होता था? कानून को होता था। जो जो कानूनों का क्या काम होता था? तो कानूनों जो होता था वो कृषि व लगान से संबंधित कार्यों को देखता था। किससे? जो इसका मेनली काम होता था, यानी काम तो और हुए होते थे, जो इसका मुख्य कार्य होता था कृषि व लगान, यानी एग्रीकल्चर में देखता था कि कृषि में क्या क्या हो रहा है, खेती से संबंधित जितनी सुविधाएं उनके बारे में देखता था, खेत की नपाई ये चीज़ देखता था। उसके बाद क्या बोया जा रहा है, कितना फसल लगान लेना, कितना फसल लगा, कितना कर वसूलना है, ये सब चीज़ें निर्धारित करता था। और क्या करता था? लगान भी उगाता था, यानी उसीलता था। तो इसका कानूनों का मेन कार्य होता था। ठीक। और गांव की शासन व्यवस्था किस टाइम की बात कर रहे हैं? तो मुगल टाइम का पीरियड है। मुगल टाइम पर जो गांव की शासन व्यवस्था बिल्कुल सुसंगठित थी, मतलब बिल्कुल बेहतरीन थी, ये कह सकते हैं आप लोग कि गांव की व्यवस्था अच्छी से चल रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। जैसे आज के टाइम में भी देखते होंगे आप लोग, गांव के लोग ज़्यादा निर्भर नहीं रहते किसी पर। गांव के लोग क्या होते हैं? ज़्यादा किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगर कोई सामान नहीं है तो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि कुछ कुछ पुराने, पहले आप जाएंगे 90s के टाइम पर, तो किसी घर में अगर गेहूं की रोटी बनती थी, बगल वाले घर में जौ की रोटी बनती थी, अब कोई अगर रिश्तेदार आ जाता तो क्या कर लेते थे? एक्सचेंज कर लेते थे लोग, कि गेहूं की रोटी रख लेते थे अपने, ले आते थे 4-5, उसको जौ के दे देते थे, या गेहूं से जौ को एक्सचेंज कर लेते थे। तो इस तरह से गांव की व्यवस्था अभी भी कहीं ना कहीं चलती रहती है, कि कहीं किसी घर में आलू खत्म हो गया तो दूसरे घर से मांग लेता है, आटा खत्म हो गया तो दूसरे घर से मांग लेता है, बाद में उसको वापस कर देता है। शादी भी हम आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि नहीं नहीं खरीदते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध क्या करते हैं? एक दूसरे से मांग लेते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न करते रहते हैं उसके शादियों में। ये एक इकोनॉमी में से क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इकोनॉमी? इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक। तो ये गांव की व्यवस्था इस हिसाब से चलती थी। गांव के शासन बिल्कुल सुसंगठित थे। पंचायतों के लिए 5 व्यक्ति, यहाँ पर भी 5 व्यक्तियों अर्थात
पंचों के लिए एक निश्चित मापदंड होता था, यानी 5 लोग निर्धारित किए जाते हैं जिससे न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। और किसी भी गांव में 5 ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग गुणों के धनी लोग होते थे उनको पंच चुना जाता था, यानी कि सब अलग अलग क्षेत्र के थोड़ा विद्वान होते थे, यानी ज्ञानी होते थे, ये कह सकते आप लोग। ठीक, इस टाइप के लोग 5 को अलग अलग फील्ड के नॉलेज वाले को लोग को क्या किया चुना जाता था, उन्हीं को क्या किया जाता था, पंच बोला जाता था, और वही लोग पंचायतों का निर्णय करते थे। अब जो उस टाइम के प्रशासनिक व्यवस्था थी तो क्या थी, तो सबसे नीचे गांव में क्या था, कानून को होता था, गांव लेवल पर होता था कानून को, फिर आता था परगना, तो परगना में कौन होता था, सिकदार या आमिल होता था। फिर सरकार, सरकार कौन होता था, फौजदार होते थे। फिर सूबा, सूबे में कौन होता था, सूबेदार। और इन सभी को कंट्रोल करने वाला कौन होता था, नाजिम ए सूता होता था। इन सभी को देख रेख के लिए कौन होता था, नाजिम ए सूता हुआ करता था। ठीक, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है क्या, कैसे पूछ सकता है कि मुगल काल में या वैदिक काल में सबसे लोवेस्ट, जो सबसे निचले स्तर का व्यवस्था थी वो क्या थे, तो गांव क्या थी, गांव था। अब कहीं पर ग्राम कहा जाता था, ठीक है, कहीं पर कुल कहा जाता था। इन चीज को आपको रटना है, इन चीज क्या करना आपको रटना है। तो आप लोग कमेंट करिए कि कुल सबसे निचली अवस्था कहाँ के होते थे, कौन से कुल। ठीक है, कुल आप कहाँ होता था, ये वैदिक पीरियड में होता था। सबसे निचली व्यवस्था क्या होती थी, कुल, ये वैदिक पीरियड का था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ब्रिटिश काल पर। कहाँ पर, ब्रिटिश काल में। तो जब ब्रिटिशर ने इंडिया में आए थे तो उन्होंने देखा कि भारत की जो स्थानीय स्वशासन काफी से अच्छे से चल रही थी, तो वो लोग कुछ हस्तक्षेप कर नहीं पा रहे थे। तब उनको मेनली हस्तक्षेप करना था, तो उनको क्या करना था कि किसी न किसी तरह पहले स्थानीय स्वशासन को बिगाड़े। क्या करना था, उनको बिगाड़ना था, कमजोर करने की कोशिश करना था। तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया। क्या किया, ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और कमजोर कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त करने की कोशिश की, अर्थात समाप्त ही कर दिया और कमजोर कर दिया बिल्कुल से, और अपनी धीरे धीरे पकड़ बनाने लगे। फिर अपने हिसाब के लोग वहां पर एजेंट के रूप में खड़ा करने लगे, अंग्रेज अपने एजेंट के रूप में खड़ा करने लगे। मेटकाप के अनुसार क्या है, तो मेटकाप क्या था, भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं। जो मेटकाप था उसने बोला था कि भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और अपने लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं और सभी प्रकार की बाहरी दबाव से मुक्त हैं। यही चीज हमने ऊपर डिस्कस किया। क्या ऊपर डिस्कस किए थे कि अपनी जरूरतों की वस्तुओं के एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते थे। क्या कर लेते थे, आदान प्रदान कर लेते थे। तो उनकी ज्यादा बाहरी लोगों पर डिपेंडेंसी नहीं होना पड़ता था, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। जब एक्सचेंज कर लेंगे, चीजें जरूरत पड़ेगी नहीं तो बाहर चीज से दबाव किस बात का फील करना। जब हमारी पूरी जरूरतें पूरी हो जा रहे हैं तो किसी की ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। तो ये मेटकाप का सेंटेंस है। ये आ सकता है कि मेटकाप ने वो क्या बोला था, क्या बोला था, भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य है, ये स्टेटमेंट है उसका। या स्टेटमेंट दे देगा किसका है ये पूछ लेगा। अब इसके आते हैं हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के, किसके, ब्रिटिश पीरियड के। ब्रिटिश पीरियड के उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं वारेन हेस्टिंग। इसके बाद हम लोग वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग, इसने सबसे पहले भारत में विकेंद्रीकरण स्थापित करने का प्रयास किया था। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन को थोड़ा बढ़ाने का या प्रस्ताव लाने का ये काम किया था। जैसे सबसे पहले गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन की मुखालफत की थी कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, गांव में ग्राम पंचायत होना चाहिए। जब संविधान लिखा जा रहा था तो सबसे पहले गांधी जी ने इस बात का बाहर से अपना मुद्दा भिजवाया था पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग ने ये विकेंद्रीकरण की बात की या प्रयास करना चाहा प्रस्ताव के लिए, तो इसके विरुद्ध में भी कुछ लोग आ गए। तो इसका विरोध कब किया गया, 1786 में एडमंड वर्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एडमंड वर्क के द्वारा इसका विरोध किया गया था और महाभियोग लाया गया।
क्या लाया गया, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि गांव की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो, कि उसको हम तोड़ ना सकें और हम वहाँ का क्या दोहन न कर सकें। तो कुछ लोग चाहते थे हो मतलब विकास करे, लेकिन उसी में कुछ लोग चाहते थे, कुछ क्या ज़्यादा लोग चाहते थे कि विकास ना हो। तो गांव की परंपरागत एवं मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था तोड़ने हेतु तो एडवर्ड ने काफ़ी प्रयास किया। फिर इसके बाद आते हैं 1884 में। तो 1884 में क्या हुआ, 1884 में मद्रास में, कहाँ पर, मद्रास में नगरों में, मद्रास में नगरों में इन संस्थाओं के विकास का प्रयास किया गया। कब किया गया, 1884 में, सॉरी 1864 में। कहाँ पर किया गया, मद्रास में। स्थानीय स्वशासन निकायों का विकास के बारे में सोचा गया या किया गया थोड़ा बहुत प्रयास। फिर इसके बाद 1870 में मेयो, आपको पता होगा मेयो ने ही सर्वप्रथम जनगणना स्टार्ट किया था। कब, 1971 में। कौन, लॉर्ड मेयो ने, ठीक, लॉर्ड मेयो ने ही सबसे पहले जनगणना स्टार्ट किया था। तो 1870 मेयो के टाइम पर क्या हुआ, प्रशासनिक दक्षता एवं कुशलता हेतु शक्तियों का विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस है। उसने फील किया कि अब वो टाइम आ गया है जो प्रशासनिक दक्षता यानी कि इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, कुशलता बढ़ाने के लिए, ये तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस है उसको, कि अब विकेंद्रीकरण किया जाए, स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए। तब उसने क्या किया, शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू की। क्या किया, जो शहरी नगर पालिकाएं थे वहां पर एक निर्वाचित प्रणाली यानी निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधारणा की शुरुआत की थी। और साथ ही उसने क्या कहा था, इनको वित्तीय रूप से शाश्वत बनाए जाने की आवश्यकता है। और ये बात भी क्या था कि इन्हें फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट यानी कि बनाया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए सेंटर से। इसके आज के टाइम में क्या होता है, सेंटर स्टेट का सपोर्ट करता है, स्टेट पंचायतों का सपोर्ट करता है, ठीक। सेंटर फंड कहाँ देता है, स्टेट को देता है, स्टेट किसी पंचायत को देता है। जनता टैक्स क्यों देती है, स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। वही पैसे क्या होता था, रोटेट होता रहता है। लेकिन उस टाइम क्या चाहते थे ब्रिटिश, टैक्स तो लेते थे लेकिन विकास बिल्कुल नहीं करते थे, लूट ले जाते थे सब। फिर उसके बाद क्या आया, बंगाल चौकीदारी एक्ट 1870 आया। 1870 कब आया, बंगाल चौकीदारी एक्ट 1870 आया। इसमें क्या बात किया, कहा गया था, इसमें बोला गया था जिला मजिस्ट्रेट ने गांवों में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने का सुझाव दिया। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, जिला, जो आज के टाइम पे डीएम है, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया कि गांव में मनोनीत सदस्य यानी अपने हिसाब से मनोनीत कर देते हैं। जैसे कि आज के टाइम में जैसे देखते हैं आप लोग कि राज्यसभा में 12 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट किसके सलाह से नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अर्थात मेनली प्रधानमंत्री के जो बोल देते हैं उन्हीं को 12 लोग को अपॉइंट कर लेते हैं। कौन, राष्ट्रपति जी। उस वही सुझाव उसने भी दिया, जिला मजिस्ट्रेट ने दिया। अब यहाँ पर अपॉइंट करेंगे तो किसको अपॉइंट करेंगे, पीएम अपने हिसाब के लोग को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट मतलब कि जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं तो किस हिसाब करेंगे, अपने हिसाब से लोग करेंगे ना मनोनीत। उस टाइम की बात भी है। तो जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने क्या सुझाव दिया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने का सुझाव दिया था, यानी कि अपने हिसाब से मनोनीत कर लिया जाए और उन्हें में पंचायत मुखिया बना दिया जाए। फिर बात आती है रिपन का बात, किसकी, लॉर्ड रिपन। तो इसे इसे सबसे पहली बात तो इसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था, कहा जाता है, कहा जाता था नहीं। तो रिपन को क्या बोला जाता है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक। ये स्टेटमेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। इसने क्या किया था, इसने 18 मई 1882, कब, 18 मई 1882 में स्थानीय बोर्ड का गठन किया। सबसे पहले इसने स्थानीय बोर्ड का क्या किया, गठन किया, जिसका अध्यक्ष गैर सरकारी मनोनीत सदस्य होता था। इसने क्या टर्म कंडीशन लगा दिया, कुछ सरकारी बंदा नहीं होगा, गवर्नमेंट सरकारी जॉब भी कर रहा हो उसको,
और इसका अध्यक्ष भी बना दिया जाए या सदस्य बना दिया जाए। तो ये काम उसने कि सरकारी सदस्य नहीं होगा, गैर सरकारी सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। और उसके साथ क्या कहा गया, और इस जो स्थानीय बोर्ड का गठन किया गया था, इसे स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। क्या कहा गया? स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है। और इसने और क्या किया, इसने निचले स्तर पर क्या गठन किया, उपखंड या तालुक बोर्ड। क्या बनाया इसने? उपखंड या तालुक बोर्ड बनाया। उसके ऊपर क्या बनाया? जिला बोर्ड बनाया। सबसे निचले स्तर पर क्या? तालुक बोर्ड, उसके बाद जिला बोर्ड, जो आज के टाइम पर तहसील होती है। तहसील, उसे हम लोग तालुक भी बोलते हैं गांव की भाषा में। उसके बाद क्या हुआ? जिला बोर्ड। इसकी स्थापना को उसने प्रस्ताव पास किया। क्या किया? इसकी स्थापना के लिए उसने प्रस्ताव को पास कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उसने स्थानीय प्रस्ताव पास कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ? 1907 में, अब हमको चलते हैं कब? 1907 में। तो 1907 में क्या हुआ? CEH हॉब हाउस, कौन? CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। किसका? एक आयोग का गठन किया गया जिसे राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग कहा गया। क्या कहा गया? राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग। और उसने क्या सिफारिश किया कि भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थापना होना चाहिए। यानी कि फाइनली यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया कि राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करने की आवश्यकता है और उसकी स्थापना की जानी चाहिए। और इसीलिए इसको लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। एक बार हम रिपीट मार देते हैं जल्दी जल्दी। क्या कर देते हैं? आपको रिपीट करा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? वैदिक काल से। वैदिक काल में मेनली अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट वो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो सबसे इसके निचले स्तर के क्या होते थे? कुल होता था कि ग्राम, फिबिस, फिजन, फिर राष्ट्र। ठीक। तो आप पूछ सकता है कि वैदिक सबसे ऊपरी क्या होता था? राष्ट्र, जिसे राजन कहा जाता था, या कुल को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। और प्राचीन काल में नगर को क्या कहा जाता था? पुर कहा जाता था। ठीक। फिर बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। यानी इस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में और महावस्त्र में। जैन धर्म में किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? किस टाइम पर? महाजन टाइम पर। तो कहाँ पर थे? वज्जी में थे, कुरु में थे, मल्ल में थे, कंबोज और पांचाल में थे। फिर मौर्य काल का कहाँ? मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में कहा हमको ऑर्डर मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या होता था? ग्राम, आहार, मंडल, चक्र। मौर्योत्तर काल में सेम थे, जो मौर्य काल में थे वही मौर्योत्तर काल में थे। लेकिन अब आते हैं हम लोग गुप्ता काल में एंट्री करते हैं। वैसे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर स्त्रियों की कोई भागीदारी का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। किसके? स्त्रियों का। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि उस टाइम जब साक्ष्य नहीं तो मतलब स्त्रियां कोई पॉलिटिकल सिस्टम में भाग नहीं ले पाते थे या नहीं लेने दिया जाता था। उस टाइम गुप्ता काल में स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय हो चुके थे। इसी टाइम से गुप्ता काल से आपके मंदिर पूजा स्टार्ट हुए, सती प्रथा स्टार्ट हुआ मेजरली। आते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल में भी स्त्रियों का कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं देखा गया स्थानीय निकाय में। और मध्यकाल में जो पंचों की सहायता का विवाद का समाधान करते थे, जो पंचों की सहायता के लिए विवाद के समाधान करते थे, उन्हें क्या कहते थे? चौधरी कहते थे। अर्थात जो पंच लोग होते थे उन्हें चौधरी बोला जाता था। मुगल काल में सबसे निचले स्तर पर कौन होता था? कानून को होता था, जो कृषि और लगान को ये चीजें देखता था। और यहाँ पर सबसे निचले गांव कानून को होता था, परगना, सिकदार, सरकार, फौजदार, सूबेदार। ठीक। फिर एंट्री कर जाते हैं हम लोग ब्रिटिश काल में। वारेन हेस्टिंग, कौन कौन नाम आपको याद रखना है? वारेन हेस्टिंग हो गया आपका, एडमंड वर्क हो गया, उसके बाद आपका लॉर्ड मेयो हो गया। फिर आपका कौन आया?
उसके बाद आपका आएगा रिपन। रिपन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन कहा जाता है। और जो इसने स्थानीय बोर्ड का गठन किया था उसे है स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। फिर उसके बाद CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया था। और सिफारिश उसने क्या दिया था कि भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थापना होना चाहिए, ये उसने सुझाव दिया था। यहाँ से हमारा क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास लगभग 95% कंप्लीट होता है। कल हमारी क्लास किसकी होगी, इसी के अगला होगी भारतीय पंचायती राज संबंध से संबंध है तथा संवैधानिक उपबंध होगा। क्या होगा, संवैधानिक उपबंध होंगे अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन दिया गया है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे कल। इसकी PDF के लिए आप लोग हेलो एग्जाम क्या चैनल को सर्च करेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी कहाँ पर, हेलो एग्जाम पर, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है, आपको PDF भी मिल जाएगी, क्लास आपको मिल ही रही है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। सो धन्यवाद दोस्तों।